नमस्कार, मेरा नाम है शिवम लोटस वे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओल्ड मैन एट द ब्रिज। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। ओल्ड मैन एट द ब्रिज, इसका मतलब होगा पुल पर एक बूढ़ा आदमी। यह एक शॉर्ट स्टोरी है जिसे लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। इस स्टोरी में राइटर ने हमें एक आम आदमी के जीवन पर एक युद्ध का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हमें बताया है। यह कहानी स्पेन में हो रही सिविल वॉर के बारे में लिखी गई है। सिविल वॉर का मतलब होता है गृह युद्ध। जब देश के नागरिक आपस में लड़ने लग जाते हैं तब उसे सिविल वॉर कहा जाता है। इस सिविल वॉर में दो आइडियोलॉजीज, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, जिसे फासिस्ट भी कहा जाता है, को लेकर लड़ाइयां हो रही थी। लेफ्टिस्ट वे लोग होते हैं जिनके खुले विचार होते हैं और वे परिवर्तन को पसंद करते हैं और सबको समान रूप से देखते हैं, जबकि राइटिस्ट लोग वे होते हैं जो रूढ़िवादी होते हैं, उन्हें परिवर्तन पसंद नहीं होता और वे राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखते हैं। इस कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला एक ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी और दूसरा एक सोल्जर यानी कि सैनिक। एक बूढ़ा आदमी स्टील के रिम का चश्मा और बेहद धूल भरे कपड़े पहने रोड के किनारे बैठा हुआ था। वहां पर नदी की ओर एक पैंटून ब्रिज था। पैंटून ब्रिज फ्लोटिंग ब्रिज को कहा जाता है। यह नदी या फिर पानी के ऊपर बनाए जाते हैं। यह ब्रिज परमानेंट नहीं होते और ये नदी के ऊपर तैरते हैं, डगमगाते हैं और छोटे पहियों वाली गाड़ियां, ट्रक्स, आदमी, औरतें और बच्चे उसे पार कर रहे थे। खच्चर जिन गाड़ियों को खींच रहे थे वह गाड़ियां नदी के खड़े किनारे पर डगमगा रही थी, जिन्हें सैनिक पहियों की ताड़ियों को यानी कि स्पोक्स को धकेल कर मदद कर रहे थे। ट्रक ऊपर नीचे होते चले जा रहे थे और किसान टखने तक गहरी धूल में रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बूढ़ा बिना हिले डुले वहीं बैठा रहा। वह आगे जाने के लिए बहुत थक गया था। पुल को पार करना मेरा काम था। पुल के आगे का पता लगाना और यह पता लगाना कि दुश्मन किस बिंदु तक आगे बढ़ चुका है, यह मेरा काम था। मैंने ऐसा ही किया और पुल पर वापस लौट आया। अब वहां इतनी गाड़ियां नहीं थी और पैदल लोग भी बहुत कम थे, लेकिन बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं था। आप कहां से आए हैं? मैंने उनसे पूछा। सैन कार्लोस से, उन्होंने कहा और मुस्कुराए। वह उनका पैतृक शहर था और इसलिए उसका जिक्र करते हुए वे खुश हो गए और मुस्कुराए। मैं जानवरों की देखभाल कर रहा था, उन्होंने समझाया। ओह, मैं कुछ समझा नहीं, मैंने कहा। उन्होंने कहा, हाँ देखिए, मैं जानवरों की देखभाल करने के लिए अंत तक रुका रहा। मैं सैन कार्लोस शहर छोड़ने वाला आखिरी व्यक्ति था। वह न तो चरवाहे जैसा दिखता था और ना ही गडरिये जैसा। मैंने उसके काले धूल भरे कपड़े और उसके भूरे से धूल भरे चेहरे को देखा और उसके स्टील रिम वाले चश्मे को देखा और मैंने कहा, वे कौन से जानवर थे? अलग अलग तरह के जानवर, उसने कहा और अपना सिर हिलाया। मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। मैं पुल को देख रहा था और अफ्रीकन देश जैसे दिखने वाले एब्रो डेल्टा को देख रहा था। एब्रो डेल्टा एब्रो रिवर बनाती है जो कि अफ्रीकन देश जैसा दिखाई पड़ता है और मैं यह सोच रहा था कि दुश्मन को नजर आने में कितना समय लगेगा और हर समय उन पहली आवाजों को सुन रहा था जो कभी कभी उस रहस्यमयी घटना का संकेत देती थी। और बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं बैठा था, क्योंकि एक सैनिक की इस तरह ट्रेनिंग की जाती है कि उसका ध्यान हर समय खतरे पर रहे। यहाँ पर भी सैनिक का ध्यान कभी भी होने वाले हमले पर था। वे कौन से जानवर थे? मैंने पूछ लिया। कुल मिलाकर 3 जानवर थे, उन्होंने बताया। वहां 2 बकरियां, 1 बिल्ली और 4 कबूतरों के जोड़े थे, यानी कि कुल मिलाकर 8 कबूतर थे। और तुम्हें उन्हें छोड़ना पड़ा? मैंने पूछा। हाँ, तोप खाने के कारण। कप्तान ने तोप खाने के कारण मुझे जाने के लिए कहा। युद्ध एक ऐसा समय होता है जब कभी भी हमला हो सकता है और आम नागरिकों को बचाने के लिए शहरों को खाली करवा दिया जाता है।
और आपका कोई परिवार नहीं है? मैंने पुल के छोर को दूर से देखते हुए पूछा, जहां कुछ आखिरी गाड़ियां किनारे के ढलान से तेजी से नीचे उतर रही थी। नहीं, उन्होंने कहा। क्या सिर्फ जानवर ही? मैंने कहा, बेशक, बिल्ली बिल्कुल ठीक होगी। एक बिल्ली अपना ख्याल रख सकती है, लेकिन मैं यह नहीं सोच सकता कि दूसरों का क्या होगा। आप कौन सी राजनीति में हैं? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, मैं किसी भी राजनीति से नहीं हूँ। मैं 76 साल का हूँ। मैं अब 12 किलोमीटर आ चुका हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं और आगे नहीं जा सकता। यह रुकने के लिए अच्छी जगह नहीं है। मैंने कहा, क्या आप इसे बना सकते हैं? वहां पर ट्रक खड़े थे जो वहां से टोर्टोसा, जो कि स्पेन में एक जगह है, के लिए निकलते थे। उन्होंने कहा, मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगा और फिर जाऊंगा। ट्रक कहाँ जाते हैं? बार्सिलोना की ओर। मैंने उनसे कहा, मैं उस दिशा में किसी को नहीं जानता। उन्होंने कहा, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। उसने मेरी ओर बहुत शून्य और थके हुए भाव से देखा, फिर अपनी चिंता किसी के साथ साझा करते हुए कहा, बिल्ली बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मुझे यकीन है। बिल्ली को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन बकरियों का? अब आप दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे इन सभी चीजों से निकलकर बाहर आ पाएंगे? आपको क्या लगता है? क्यों नहीं? मैंने दूर किनारे को देखते हुए कहा, जहां अब कोई गाड़ियां नहीं थी। वह लोग तोपखाने के समय क्या करेंगे जब मुझे ही तोपखाने के कारण जाने के लिए कह दिया गया? तोपखाना यानी कि आर्टिलरी, यह मिलिट्री की हैवी मशीन्स होती है जो लंबी दूरी तक वार करने में सक्षम होती हैं। क्या तुमने कबूतरों का पिंजरा खुला छोड़ दिया था? मैंने पूछा। हाँ। फिर तो वे उड़ जाएंगे। हाँ, निश्चित रूप से वे उड़ेंगे, लेकिन दूसरों के बारे में न सोचना ही बेहतर है। उन्होंने कहा। मैंने आग्रह किया, यदि आपका आराम हो गया हो तो मैं जाऊं? उठो और अब चलने की कोशिश करो। धन्यवाद, उन्होंने कहा और अपने पैरों पर खड़े हो गए। वे अगल बगल हिले और फिर से धूल में पीछे की ओर बैठ गए। मैं जानवरों की देखभाल कर रहा था, उन्होंने सुस्ती से कहा, लेकिन मैं अब नहीं कर पाऊंगा। मैं केवल जानवरों की देखभाल कर रहा था। उसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता था। वह ईस्टर का रविवार था और फासिस्ट एब्रो की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वह दिन काले बादलों से घिरा हुआ था, इसलिए उनके विमान ऊपर नहीं थे। और यह बात कि बिल्लियां खुद का ध्यान रखना जानती है, बस यही लक उस बूढ़े व्यक्ति के साथ था। दोस्तों, ये था इस पूरी कहानी का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी आसानी से समझ में आई होगी। इस कहानी में हमें एक आम आदमी के बारे में मालूम पड़ता है जो अपना जीवन साधारण तरीके से जी रहा है, लेकिन एक युद्ध उसके जीवन को तबाह कर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।